Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 2 days 24th and 25th. एक्चुअली 24 में एक ही न्यूज़ थी जो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए न्यूज़ नहीं लाया। एक्चुअली मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं फालतू में उसको लेक्चर को बड़ा बना दूं या न्यूज़ ला दूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 24 को कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। मेरा जो मेन मोटो है वो आपका एग्ज़ाम क्लियर कराना है, ना कि अपने व्यूज़ बढ़ाना। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर न्यूज़ क्यों नहीं आ रही, न्यूज़ क्यों नहीं आ रही। अगर आपके रेलिवेंट जो आपके एग्ज़ाम के रेलिवेंट है वो होगी तब मैं लाऊंगा। आप सीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है तभी वो न्यूज़ आएगा, वरना नहीं आएगा। सिंपल बात ये है। तो आप परेशान ना हुआ करें, किसी भी दिन की न्यूज़ छोड़ी नहीं जाएगी। तो हम कवर करते हैं अपनी दिन की पहली न्यूज़। जस्टिस एन वी रमन्ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था परसों कि 48 चीफ जस्टिस इनका नाम घोषित होने वाला है। अब ये फाइनल हो गया कि यही होंगे। तो याद रखेंगे हमारे नए 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो इनका पूरा नाम याद रखना है आपको। बस एन वी रमन्ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बोबड़ी साहब जो है वो 47th से, जो कि अब रिटायर हो जाएंगे। ये अपॉइंट कौन करता है इनको, सीजीआई को? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इनको एडवाइस कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो जो जाने वाले जो प्रेडेसर होते हैं, जो पुराने सीजीआई रह चुके होते हैं अलॉन्ग विद और जजेस, ये लोग मिलके एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट कर लेता है। ये नॉर्म चला आ रहा है। और एक ये नॉर्म ये चला आ रहा है जो सीनियर मोस्ट जज होता है, मतलब एक तो बोबडे साहब के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही अगला सीजीआई बनता है। ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ऐसा चलता आ रहा है, बस एक प्रावधान है, तो मान के चल रहे हैं। तो इनका नंबर लगा हुआ था, तो एन वी रमन्ना साहब जो हैं वो बनने वाले हैं द सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द नेक्स्ट टॉप जज। तो ये बोबड़े साहब के बाद यही अगले सीनियर मोस्ट मेंबर थे, तो इन्हीं को बनाया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस आपको नाम याद रखना है और कैसे अपॉइंट होता है ये याद रखना है, और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि इन्होंने कहाँ कहाँ ये गए थे, इन्होंने क्या क्या की पढ़ाई की है, ये सब अपने काम का नहीं है और कुछ काम का नहीं है। और किस नंबर के हैं, प्लीज़ रिमेंबर नंबर ऑल्सो, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यही अब बनेंगे। ये पहली न्यूज़ हो गई। हम आगे चलते हैं। ये एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, ये जीके टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, स्पेशली जीके वाले। ये सीएपीएफ कभी नहीं पूछेगा, लेकिन सीडीएस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, या एफकेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। सीएपीएफ वालों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट फ्लेक्स कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर से बता देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं होते। एक सवाल बन सकता है कि इलेक्टोरल नोट क्या होता है। तो अभी मैंने आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट नहीं पढ़ाया। तो एक प्राइमरी मार्केट में ही होता है क्या कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट होता है कि मैं वादा करता हूं कि इतना अदा करने का जैसे आप नोट भी देखेंगे तो उस पर भी जो आरबीआई का गवर्नर होता है उस पर लिखा रहता है, प्रॉमिस लिखा होता है कि मैं आरबीआई का गवर्नर आपको 100 रुपये प्रदान करता हूं। तो ये एक टाइप का प्रॉमिसरी नोट होता है। आप याद कर लीजिए, मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। तो एक प्रॉमिसरी नोट है कि मैंने 1000 रुपये इस पार्टी को देना चाह रहा हूँ, या 10,000 रुपये देना चाह रहा हूँ। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं 1000 के मल्टीपल्स में होते हैं। कम से कम 1000 होगा मिनिमम, या फिर 1000 के बाद 10,000 होगा, 10,000 के बाद 1 लाख होगा। तो मतलब ऐसे 1000 के मल्टीपल में होंगे। एक चीज़ ये याद आती है। फिर इसे बस एक ही बैंक इश्यू कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं एसबीआई। एसबीआई ही इशू कर सकती है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। और ये केवल 15 दिन इनकी लाइफ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लाइफ, ये पूछा जा चुका है सवाल लाइफ के ऊपर कि कितने दिन इसकी वैलिडिटी रहती है। तो केवल 15 दिन। इसको ले कौन सकता है? कोई भी जो इंडिया का सिटीजन हो, या कोई भी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो, भली बाहर की कंपनी है लेकिन इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, वो इसमें आ सकती है। और जैसे हमने लिया तो कोई बता ही नहीं सकता कि किसने कितने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए हैं। बस ये बात किसको पता रहेगी? या तो उस पार्टी को पता है कि हमारे पास इस आदमी ने बॉन्ड दिए हैं, या बैंक को पता है। और ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता चलती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर कंसर्न जाहिर करा है कि कोई आदमी कितना भी डोनेशन दे रहा है, ये तो पब्लिक में आ ही नहीं पा रहा है। अगर आप इसमें आरटीआई डाल के पूछेंगे तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। इसको इन्होंने आरटीआई से बाहर रख दिया है। तो ये दिक्कत है इलेक्टोरल बॉन्ड में। केवल इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे मैं जाऊंगा एसबीआई में, मैं कहूंगा मेरे को 1000 का इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाना है, मैं अपनी डिटेल दूंगा, मैं किसी भी पार्टी को XYZ को देना चाहता हूं, तो बैंक वाले मेरे को बना के दे देंगे और वो उस वाली पार्टी में मैं जाके जमा कर दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन या तो बस बैंक को पता है, जो बैंक किसी को नहीं देगी, या उस पार्टी को पता है जिसको मैंने दिया है, वो भी इन्फॉर्मेशन किसी को, वो तो किसी को बताएगी नहीं कि हमारे पास इतना डोनेशन आया। तो ये कंडीशन थी, इसीलिए इस पर इतना कंसर्न बना हुआ है। ये मेन बात है। आगे चलते हैं। राज्यसभा अप्रूव्स, ये मैं आपको पहले भी बताया था परसों के, अभी लोकसभा ने अप्रूव कर दिया है जो दिल्ली के लिए जो बिल था NCTD करके, जो है GNCTD, हाँ
जीएनसीटीडी बिल है, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए बिल था, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दी जानी थी। तो इसको राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है, तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया था। इसमें क्या हुआ था, इस बिल के बारे में बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां जहां गवर्नमेंट लिखा हुआ है, दिल्ली के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां जहां गवर्नमेंट लिखा हुआ है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब ओरिजिनल पावर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। फिर जितने भी डिसीजन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से होके ही जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई भी डिसीजन हो लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना ही पड़ेगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस मैटर को रेफर कर सकते हैं, कोई भी मैटर हो। इसलिए इतना अपोजिशन बौखलाया हुआ है। तो मेरे को भी लगता है कहीं ना कहीं, मैं आपको उस दिन भी बता रहा था कि ये बात गलत मेरे को भी लग रही थी, क्योंकि दिल्ली मैं मानता हूं एक यूटी है, लेकिन हमें ज्यादा पावर जो है वो हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में देनी चाहिए, जो चुनी हुई गवर्नमेंट है, ना कि कोई रिप्रेजेंटेटिव। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अ रिप्रेजेंटेटिव, उसे अपॉइंट किया गया है, ना कि चुना हुआ है। और जो हमारे वहाँ के सीएम है वो चुने हुए हैं, तो लोगों की पसंद से गए, तो वो लोग अच्छा काम कर पाएंगे। तो लेकिन आर्ग्यूमेंट अपोजिशन का यही है कि जो दिल्ली स्टेट है वो एक फुल स्टेट नहीं है, वो एक यूटी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो उनका आर्ग्यूमेंट ऐसा लॉ, ठीक है, लॉ के अगर मान के चलेंगे कि लॉ के अकॉर्डिंग है, तो हाँ लॉ के अकॉर्डिंग वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सही काम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा डाउट जाता है। लेकिन कुछ हम अपना डिसेंट ही शो कर सकते हैं, इसके ज़्यादा और कुछ शो भी नहीं कर सकते। तो हमें राइट टू डिसेंट मिला हुआ है, तो हम अपना डिसेंट यहाँ दिखा सकते हैं। ये डिसेंट दिखाने के लिए ही अपोजिशन वॉकआउट करा है, क्योंकि अपोजिशन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि इस बिल का अपोज कर सके, तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया ताकि वो अपनी डिसेंट दिखा सकें, और कोई बात नहीं थी। तो ये दूसरी न्यूज़ हो गई। हम आगे चलते हैं। हाँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट बनी कैसे है, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनी है, और इससे ज़्यादा आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये अमेंडमेंट डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि नेशनल कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कब बना था, किस अमेंडमेंट से बना है, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आगे चलते हैं। टेक्टिकल एब्सेंटिज्म, ये एडिटोरियल था, इसमें अपने किसी काम का कुछ नहीं है। इसमें बात हो रही है यूएनएचआरसी की। मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ। यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक यूएन की बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड काम करती है। इसमें भी टोटल 47 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। 2006 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये मोटी मोटी 3-4 चीज़ मैंने बता दी। अभी क्या हुआ था कि यूएनएचआरसी ने श्रीलंका को बोला था कि हम आपको भी अपने अंदर शामिल कर लेंगे आप, लेकिन उसके लिए वोटिंग करानी पड़ेगी। कितने मेंबर्स समर्थन देते हैं कि आपके यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होता है, इसके लिए वोटिंग कराई जा रही थी श्रीलंका में। तो इसमें क्या हुआ, श्रीलंका में 47 के 47 लोग वोटिंग करते, तो इंडिया ने उसके अपोजिशन में वोट कर दिया श्रीलंका के, कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है मतलब। तो इंडिया ने उसके अपोजिशन में वोट कर दिया। तो इसी में वही बात चल रही है कि हमने अपने नेबर से अपनी बात बिगाड़ ली है। तो केवल 22 लोगों ने समर्थन करा था आउट ऑफ 47 के, जो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी किसी ने सपोर्ट नहीं करा। इंडिया ने भी सपोर्ट नहीं करा, इंडिया ने मना कर दिया। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। अपने काम का यूएनएचआरसी, उसमें 47 मेंबर है, 2006 में बना था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यूएनजीए जो यूएन जनरल असेंबली है उसने बनाया था। और इसमें जो हेड होता है काउंसिल का, वो 3 साल के लिए रहता है। उसका टर्म जो होता है वो 3 साल के लिए। रिसेंटली इंडिया जो है 2019 में बना हुआ है, तो 3 साल के लिए रहेगा, मतलब 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, तो 2022 तक इंडिया इसका हेड रहा है। और कम से कम 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइम इसका हेड रहा जा सकता है बस, मतलब 2 बार कोई इसका हेड रह सकता है। 3-3 साल हो गए, मतलब 6 साल के लिए लगातार 2 बार रह सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो ये छोटी सी और मैंने डिटेल में बता दिया है। इतना डिटेल में वो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं ये कवर करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं से कोई सवाल आपका कम से कम करंट या जीएस से ना छूटे। ये सब करंट और जीएस का पार्ट है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने बता दी। अभी इंडिया इसका काउंसिल हेड कर रहा है, याद रखिएगा, इंडिया इसका काउंसिल को हेड कर रहा है। तो ये बात हो गई यूएनजीए की। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम आगे चलते हैं। जीएसटी नो डिस्क्रिशन ओनली फॉर्मूला, तो निर्मला सीतारमन, ये बात हो रही है जीएसटी कंपेंसेशन। तो याद रखिएगा, जब जीएसटी बना था, जीएसटी आया कब तक, 2017 में आया था। इसमें यह बोला गया था कि कोई भी स्टेट जिसका रेवेन्यू 14% से कम होगा, जो भी स्टेट 14% से कम रेवेन्यू कमाएगी, तो उसको स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपेंसेट कर देगी। अगर कोई भी स्टेट, मैं फिर से बोल देता हूँ, 14% से कम रेवेन्यू कमाएगी, तो सेंटर एक जीएसटी कंपेंसेशन उन्होंने फंड बनाया था, उसके अंदर से
सेंटर जो है वो उनको कंपेंसेट कर देगी। ये कंपेंसेट करेगी हर 2 मंथ्स में, हर 2 मंथ्स में कंपेंसेट करेगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मंथ में, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये इसमें बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कि 6 ईयर वो क्या कहते हैं क्वार्टरली करेगी, मंथली करेगी, वीकली करेगी, लेकिन याद रखिएगा 2 मंथ्स एक एक्सेप्शन है कि हर 2 महीने में कंपेंसेट करेगी। लेकिन अभी हमने पहले भी, जो मेरे से रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता होगा कि कोरोना के टाइम पे स्टेट को नहीं मिला था कंपेंसेशन, तो इसी पे आर्ग्यू चल रहा था और सेंटर भी बोल रही थी कि भाई हमारे पास इतना फंड ही नहीं आ रहा तो हम कैसे कंपेंसेट करें। तो याद रखेंगे क्या बात थी जीएसटी कंपेंसेशन के बारे में। जीएसटी काउंसिल, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है, तो याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके थ्रू जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि जीएसटी जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थी नहीं, तो बच्चे इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी मान लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है बाद में बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहां कौन से आर्टिकल में रखा गया, तो 279 क्लॉज 1 इसमें रखा गया, तो ये आर्टिकल है। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी काउंसिल अलग से एक अपना नया टॉपिक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं ये सब मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको लगता है ये सब भी मैं बताऊं तो कमेंट सेक्शन करिएगा, मैं बता दूंगा। अभी क्या हो रहा है कि एलआईसी के ये लोग आईपीओ निकालने वाले हैं। ये एलआईसी को आईपीओ इन द सेंस वही पहली बार इन्हें लिस्टेड करने वाले हैं। तो एलआईसी के इसीलिए अपोजिशन में इनका तहलका मच रहा है। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि अगर आप एलआईसी को प्राइवेट कर दोगे तो जितनी बाहर की कंपनी है वो एफडीआई लाएंगी, और जो हमारी अच्छी कंपनी है जो चल रही है उसमें फालतू में आप बाहर के लोगों को क्यों इन्वॉल्व करना चाह रहे हो। तो ये एलआईसी की बात है, अपने किसी काम की नहीं है। और जो काम की बात थी जीएसटी कंपेंसेशन मैंने बता दिया। इसमें जो बात जिक्र हो रही है 14th फाइनेंस कमीशन की भी जिक्र हो रही है। तो याद रखिएगा हमारा 14th फाइनेंस कमीशन को हेड किसने करा था, तो एनके सिंह, एनके सिंह इसके हेड थे, प्लीज रिमेंबर। और इसमें आपको पता है फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि वो बताती है कि स्टेट और सेंटर में कैसे कैसे पैसा बटेगा। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने ये बताया था कि 4258 टू द अर्लियर 3268। इसका मतलब क्या है 3268, मैं फिर से बता देता हूँ। अरे यार थोड़ा ये पैड कभी कभी दिक्कत दे देता है, 1 सेकेंड। अब ठीक हो गया। हाँ, तो ये 3268 का मतलब क्या है कि 32 जो पार्ट है वो तो मिलेगा स्टेट को और 68 पार्ट जो है वो मिलेगा सेंटर को। ये पहले चलता था ये रेशियो, इसको 14th फाइनेंस कमीशन ने चेंज करके कर दिया 4258। मतलब इतना पार्ट जो मिलेगा वो अभी भी सेंटर को ही मिल रहा है और इतना जो मिलेगा वो अभी भी स्टेट को मिलेगा। लेकिन फिर भी आप नोटिस करेंगे कि स्टेट का जो रेशियो वो 10 बढ़ गया, 32 से 42 हो गया। तो ये निर्मला सीतारमण साहब यही कह रही थी कि हमारा जब 14th फाइनेंस कमीशन की वजह से हमारा जो शेयर है वो कम हो गया है तो हम क्यों ना करें। तो इनकी अपनी बात सही है कि भाई स्टेट को भी और सेंटर को भी पैसे की उतनी ही जरूरत होती है क्योंकि उनकी बहुत सारी पॉलिसीज रहती हैं, इसलिए एक चीज हो रही है। तो अपने काम का जो है स्टैटिक, आप इनके पॉलिटिक्स में मत जाइए, अपने काम का। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने कैसा कैसा डिसोल्यूशन कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर ये जीएसटी की बात इंपॉर्टेंट है और जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है। जो भी इससे रिलेटेड था मैंने सब बता दिया, आगे चलते हैं। विजिट एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर में बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपसे सवाल आएगा जम्मू कश्मीर में, या हिल का नाम पूछ लेता है कि किस हिल में। तो जो इसकी है फुटबिल्स ऑफ जाबरवान रेंज है, यहाँ पर है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में वो डायरेक्ट पूछेगा कि कहाँ पर है सबसे बड़ा ट्यूलिप, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप जो गार्डन है वो कहाँ पर है। 1 मिनट, आई थिंक सम, हाँ विजिट कुछ आज क्रैश हो रहा है मेरे को लगता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। और कहाँ पर, तो जाबरवान रेंज में। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम आगे चलते हैं। अरे यार क्या हो रहा है। डैम्स इन जम्मू कश्मीर कॉम्प्लाइंट विद ट्रीटी। तो अभी इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही है, इसमें इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पे वो मना कर दिया कि हम जो आप यहाँ नए डैम बना रहे हो हम उनको नहीं मानेंगे क्योंकि डैम जो है वो एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं है। इसमें 2 डैम का नाम जिक्र हो रहा है। पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, एक तो पाकुल डैम और एक लोअर कलनाई। तो याद रखेंगे ये जो दोनों डैम है पाकुल डैम और लोअर कलनाई, ये कहाँ के डैम है, तो याद रखेंगे चेनाब नदी के डैम है। चेनाब नदी के दोनों डैम है
जो आप ये देख सकते हैं यहाँ कहीं ये डैम बन रहे हैं, तो इसके लिए इंडिया बोला है कि हम इन डैम्स को नहीं मानेंगे। अब इंडस वाटर ट्रीटी में ये बोला गया था कि 3 रिवर, जो आपको पता है यहाँ टोटल जो है 6 रिवर है, ये बोला गया था कि 3 रिवर आपकी हैं और 3 रिवर हमारी हैं। तो डायरेक्ट बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी रिवर पाकिस्तान की है, कौन सी रिवर इंडिया की है। तो इंडिया की जो है वो तो RBS है, रवि, ब्यास और सतलज, ये 3 जो है वो इंडिया की हैं, और इंडस झेलम जो चेनाब है वो जो है वो पाकिस्तान की है। बस आपको इतना पता होना चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये 2 डैम किस रिवर पे हैं? चेनाब नदी पे। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने बता दिया, 3 नदी इंडिया की, 3 नदी पाकिस्तान की, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जवाहरलाल नेहरू साहब के टाइम की ट्रीटी है, तभी इसमें साइन वाइन हुए थे, वर्ल्ड बैंक ने इसको साइन कराया था। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी इस पर रिसेंटली मीटिंग चल रही थी इसलिए बात निकल के आ गई। आगे चलते हैं। अच्छा, रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? मैं अब ये सवाल निकला है तो मैं फिर से पूछ लेता हूँ। रेटल हाइड्रो पावर ये प्रोजेक्ट है, कहाँ का है? आपको जगह का नाम बता रहा है और किस रिवर पे है ये बताना है। आज का क्वेश्चन यही है कि रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ का है। बस आगे चलते हैं। नो डिजिटल टैक्स इफ गुड सोल्ड विया इंडिया नाम। तो अभी ये बात हो रही है कि अगर कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी है वो इंडिया में अगर ट्रेड करती थी तो उसको क्या करना पड़ता था कि उसको 2% का डिजिटल टैक्स देना पड़ता था, 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स। तो अब ये बात हो रही है, ये नया बिल लेके आ रहे हैं, फाइनेंस बिल 2021, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी बाहर की कंपनी अगर इंडिया के आर्म मतलब इंडिया की कंपनी के थ्रू ट्रेड करती है, जैसे बाहर मान के चलिए अमेजोन है, अमेजोन कल क्या करे कि वो इंडिया की जैसे कोई कंपनी मान लीजिए, इंडिया की कौन सी कंपनी माने, जोमेटो, हाँ जोमेटो है इंडिया की कंपनी, तो अमेजोन वालों को अभी 2% डिजिटल टैक्स देना पड़ता है। तो अगर कल चाहे तो अमेजोन वाले क्या कहे कि हमारा इंडियन आर्म है जोमेटो, अमेजोन वाले जो है वो जोमेटो से डील कर लें और वो ये बोलें कि जोमेटो जो है वो हमारा इंडियन आर्म है, तो हम जोमेटो को थ्रू डील करेंगे, तो इन्हें 2% का जो डिजिटल टैक्स है ये नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात थी इतनी सी फाइनेंस बिल 2021 में, ये मैंने आपको बता दी। अपने काम का बस ये 2% है, याद रखिएगा, डिजिटल टैक्स 2% का लगता है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे चलते हैं। कार्नेटिक वोकलिस्ट टीचर ललिता पास अवे, तो ये रेस्ट इन पीस इनको, बस आपको नाम इनका पता होना चाहिए, ललिता। ये कैसी किससे रिलेटेड है? तो कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, बस आपको और कुछ नहीं पता होना चाहिए। कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, किनका नाम क्या है? ललिता। ये वोकलिस्ट है बस, और इससे ज्यादा अब नहीं पूछा जाएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कोटा परसेंटेज शुड बी लेफ्ट टू द स्टेट, तमिलनाडु टेल सुप्रीम कोर्ट। ये वही बात हो रही है। सबसे पहले एक ही जजमेंट आपको याद होना चाहिए, इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया था कि आप रिजर्वेशन कितना भी दीजिए लेकिन वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तमिलनाडु और आपको पता है महाराष्ट्र, इन वाली गवर्नमेंट ने क्या करा कि रिजर्वेशन जो है वो 61%, 69% इतना दे दिया है। लेकिन ये क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से मांगा है कि आप लोग अपनी राय रखिए, तो ये लोग तमिलनाडु वाले यही बोल रहे हैं कि ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट है वाज नॉट कास्ट इन स्टोन, ये कोई स्टोन का पत्थर नहीं है कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता। अब भाई जरूरत, ये जब इंदिरा साहनी जजमेंट आया था तब इसकी कुछ अलग कंडीशन थी, अब कुछ अलग कंडीशन है, तो अभी हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। स्टेट के पास ये राइट है कि वो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, उनके लिए रिजर्वेशन वो कर सकता है। ये स्टेट लिस्ट में आता है कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए वो क्या कहते हैं, रिजर्वेशन को फिक्स कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग, इसमें लिखा नहीं है मैं बता देता हूं, बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिफिएबल डाटा, इसको बोलते हैं हम क्वांटिफिएबल डाटा, कि आप क्वांटिफिएबल डाटा प्रोवाइड कर दीजिए और आप क्या कहते हैं अपना रिजर्वेशन शो कर सकते हैं। लेकिन यही बात आ रही थी कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेट बोल रही है कि नॉट ए स्टोन, ये कोई स्टोन नहीं है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, अब हमें जरूरत महसूस हो रही है तो इसको चेंज कर दीजिए। तो ये छोटी सी न्यूज थी, इंदिरा साहनी जजमेंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में आ रहा है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। नो पंचायत सिस्टम इन आसाम ट्राइबल एरिया, तो आपको पता है जो हमारे ट्राइबल्स एरिया हैं इसमें जो बात हो रही है वो बात हो रही है 6 शेड्यूल एरियाज की, याद रखेंगे 6 शेड्यूल एरियाज की बात हो रही है। 6 शेड्यूल एरियाज में कौन से आते हैं? ATMM, याद रखेगा ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 आते हैं। तो याद रखिएगा ये चारों जो भी 6 शेड्यूल एरियाज आते हैं उसमें पंचायत इलेक्शन नहीं होते हैं, पंचायत इलेक्शन नहीं होते हैं। वहाँ क्या होता है, उसमें ऑटोनॉमस काउंसिल्स होती हैं, ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल होती हैं। तो इन जो 4 राज्य हैं इनमें टोटल 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं, 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं, 3 मेघालय में, 3 मिजोरम में, 1 त्रिपुरा में और 3 आसाम में, तो टोटल 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं। याद रखिएगा जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं उसमें पंचायत के इलेक्शन नहीं होते क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमस काउंसिल होती हैं जो सारे डिसीजन लेती हैं। ये मैंने बस छोटी सी न्यूज़ थी, मेरे को यही बताना था, क्योंकि बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं कि जितनी स्टेट है सब में पंचायती राज तो होता ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट चलती है। 3 टायर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? 3 टायर गवर्नमेंट पंचायत लेवल पे भी चलती है और नॉर्मल लेवल पे भी चलती है। पंचायत लेवल पे क्या कि नीचे सबसे पहले पंचायती जो
बॉडी है वो होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है, ऐसे भी चलता है, और तालुक लेवल पे भी होती है कभी कभी। तो अपने काम का जो है वो ऑटोनॉमस काउंसिल कहाँ कहाँ होती है, तो 6 शेड्यूल एरियाज में होती है। 6 शेड्यूल एरियाज में पंचायत के इलेक्शन नहीं होते। तो कहाँ कहाँ कितनी है वो मैंने यहाँ बता दी, टोटल 10 है। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। पंचायत का इलेक्शन होगा तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रोल आता है, वरना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रोल नहीं आता। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, हम आगे चलते हैं। रेडी टू डिस्कस जीएसटी ऑन फ्यूल इफ स्टेट वांटेड। तो ये जीएसटी की पहली बात आ चुकी है। फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमने अभी तक जीएसटी जो है वो पेट्रोल पे नहीं लगाया, लेकिन अगर कोई स्टेट चाहे, इंटरेस्टेड है, तो हमारे पास अपना लेके आ जाए बोरी भत्ता, और हम क्या कहते हैं, हम लगा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो यही बात हो रही है। तो अभी तक जो अपना काम का है वो ये जीएसटी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप याद रखेंगे, पेट्रोल पे नहीं लगता, डीजल पे नहीं लगता, मोटर स्प्रिट या पेट्रोली या नेचुरल गैस या एटीएफ जिसे बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एटीएफ क्या होता है, जो हम प्लेन में जो फ्यूल डालते हैं उसकी बात है। और किस पे नहीं लगता है, लिखा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पे भी नहीं लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी जीएसटी नहीं लगता। और जो अल्कोहल होती है, जो अल्कोहल, जो पीने वाली अल्कोहल होती है, वैसे कई तरह की अल्कोहल होती है, दवाइयों के लिए भी होती है, लेकिन जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। ये कुछ हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, बस आपको यही पता होना चाहिए, और किसी काम का नहीं है। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज़ सारी कवर हो गई। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। तो आज का क्वेश्चन यही था कि रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस नदी पे और कहाँ पर है, इसमें रिवर का नाम बताना और किस जगह पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का क्वेश्चन यही था। और मेरे को चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ऑन शिवम त्यागी _ST, और ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। और हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, तो आप ऐप के थ्रू, जो हमारी एंड्रॉयड और iOS में दोनों में ऐप है, तो आप उनको डाउनलोड करके जिस कोर्स में चाहें उसमें इनरोल हो सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हमने रखा हुआ है, ताकि आप लोग का फ़ायदा हो सके थोड़ा सा। हमें भी उसी से हेल्प मिलती है कि हम इस चैनल को थोड़ा ग्रो कर सकें, वरना नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारे बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ, आपको लगता होगा 15-20 मिनट की न्यूज़ है तो सर को केवल 15 से 20 मिनट लगते होंगे, ऐसा नहीं है। मेरे को भी काफ़ी रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। आप और चैनल भी देख सकते हैं, मैं कुछ कूड़ा वूड़ा उठा के नहीं देता हूँ, कि मतलब कुछ भी उठा के न्यूज़ मैंने आपको समझा दी। जो मेरे को लगता है एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपके सेकंड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं बताता हूँ। तो कोई बात नहीं, जितने नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहे करें, मेरे को मैसेज करें, डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और टेंशन मत लिया करिए। न्यूज़ डेली आएगी, अगर किसी दिन नहीं आ रही है तो उस दिन न्यूज़ आपके काम की होगी नहीं, इसलिए नहीं आई है। तो आप डरिएगा मत, डेली न्यूज़ आएगी। टेक केयर, बाय बाय।